मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थियरी में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 9 से बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दिया हुआ है आपको व्हाट इज रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या है? तो रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या कि ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स के बेस पर डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कहूं कि 2 कॉइन्स आर टोस्ट, 2 कॉइन टोस्ट कर रहे हैं, तो 2 कॉइन टोस्ट करने से हमको सैंपल स्पेस मिलेगा HH, HT, TH एंड TT। ठीक है, यहां पे मैं ऐसा कहूं कि नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड्स कौन सा है? नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? तो यहां आप देख सकते हो नंबर ऑफ हेड्स 0 है, ये दोनों में नंबर ऑफ हेड्स 1 है और इधर नंबर ऑफ हेड्स क्या है? 2 है। तो रैंडम वेरिएबल मतलब क्या? वेरिएबल हुज वैल्यू इज डिटरमाइंड विद द एलिमेंट्स और आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू सैंपल स्पेस के आउटकम्स के बेस पे डिसाइड होती है, ऐसे वेरिएबल को हम कहेंगे रैंडम वेरिएबल। यहां नंबर ऑफ हेड्स दिया है, इसको हम क्या कहेंगे? रैंडम वेरिएबल। समझ गए? एवो चल के जेनी किंमत નિદર્શકાસના ઘટકોને આધારે નક્કી કરવામાં આવે। The variable whose value is determined by the elements or outcomes of sample space। ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम सैंपल स्पेस के आउटकम्स के बेस पे डिटरमाइन करते हैं, ऐसे वेरिएबल को हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। दे आर डिनोटेड एज, रैंडम वेरिएबल जो है उसको हम बताएंगे कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, इस तरह से बनाएंगे। इट इज डेनोटेड एज X, Y, Z, कैपिटल लेटर्स, पहली ABCD ના અક્ષરો વડે એને દર્શાવવામાં આવે છે। એન્ડ ઇટ્સ વેલ્યુઝ એની કિંમતો, ઇટ્સ વેલ્યુઝ આર डेनोटेड एज स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z। रैंडम वेरिएबल होगा उसको हम कैपिटल लेटर से बताएंगे और उसकी वैल्यू को स्मॉल लेटर से बताएंगे। इसलिए याद करो एग्जांपल के अंदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लिखते थे, उसमें पहली कॉलम के अंदर हम ऐसा लिखते थे कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x। तो ये कैपिटल X जो है वो रैंडम वेरिएबल x है और ये जो स्मॉल x है वो उसकी वैल्यूज है। जैसे कि यहाँ 0 हेड मिलेगा या 1 हेड मिलेगा या 2 हेड मिलेगा, ये स्मॉल x हुआ, ये इसकी वैल्यू हुई। समझ गए? तो सबसे पहले रैंडम वेरिएबल क्या है, उसको कैसे बताना है, उसकी वैल्यूज क्या लिखनी है। तो 3 बातें हैं यहाँ पे। रैंडम वेरिएबल मतलब क्या? द वेरिएबल हुज वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस। ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यूज सैंपल स्पेस के आउटकम्स के बेस पे डिसाइड करते हैं, ऐसे वेरिएबल को हम रैंडम वेरिएबल कहेंगे। दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स X, Y, Z, उसको कैपिटल लेटर्स X, Y, Z से लिखना है। एंड इट्स वैल्यूज आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स X, Y, Z, उसकी वैल्यू को स्मॉल लेटर्स X, Y, Z से बतानी है। अंडरस्टैंड? चलो देखो अंदर पढ़ता हूं। व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? क्वेश्चन नंबर 9। A variable whose value is determined by the outcomes of random experiment, યાદચ્છિક પ્રયોગ या નિદર્શકાસ સેમ્પલ સ્પેસ, એના જે આઉટકમ્સ છે એના આધારે વેલ્યુ નક્કી કરવામાં આવશે, is called random variable। they are denoted by capital letters such as X, Y, Z, उसको कैपिटल लेटर से बताना है X, Y, Z से। and values of random variable are denoted by small letters, उसकी वैल्यू जो है उसको स्मॉल लेटर से बताना है। कौन से स्मॉल लेटर से? X, Y, Z, स्मॉल x, स्मॉल y एंड स्मॉल z। अब रैंडम वेरिएबल जो है उसके 2 पार्ट्स, 2 टाइप्स है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल किसको कहेंगे?
when random variable assumes only integral values. only which values? તો integral values, ફક્ત પૂર્ણાંક કિંમતો એઝ્યુમ કરશે. ઠીક છે, તો એવા રેન્ડમ વેરિયેબલ ને આપણે કહીશું ડિસ્ક્રીટ રેન્ડમ વેરિયેબલ. એન્ડ કન્ટિન્યુઅસ રેન્ડમ વેરિયેબલ મતલબ integral as well as fractional. integral and fractional both values. પૂર્ણાંક અને અપૂર્ણાંક બંને કિંમતો. ओनली इंटीग्रल वैल्यूज एज्यूम करेगा तो उसको हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहेंगे. इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल दोनों टाइप की वैल्यू एज्यूम करेगा तो उसको हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहेंगे. फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ हेड्स इन टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स. कॉइन को 2 बार टॉस करे तो उसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने आएंगे, उसकी संख्या 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा. राइट है. अभी कभी कभी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है. -2, -1, 0, 1, 2 हमने सम्स के अंदर देखा था. मतलब कहने का मतलब ओनली इंटीग्रल वैल्यूज होगी, प्लस वाली होगी, माइनस वाली होगी, 0 होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज होगी. पूर्णांक किंमत हशे, पॉइंट वाली किंमत नहीं होय. पॉइंट वगरनी किंमतो एज्यूम करशे, देन इट इज नोन एज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. और पॉइंट वाली पॉइंट बगैर की दोनों टाइप की वैल्यू एज्यूम करेगा. जैसे हम ऐसा कहेंगे हाइट ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों की ऊंचाई, तो यहाँ हाइट पॉइंट में भी आएगी, पॉइंट के बगैर भी आएगी. अंडरस्टैंड. तो उसको हम कहेंगे कौन सा वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. और सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज एज्यूम करता है तो उसको कहेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. अंडरस्टैंड. देखो अंदर रैंडम वेरिएबल आर ऑफ 2 टाइप्स. रैंडम वेरिएबल 2 टाइप के. कौन से 2 टाइप के? फर्स्ट, इफ द रैंडम वेरिएबल टेक्स, अंडरलाइन कर देना, ओनली इंटीग्रल वैल्यूज. ओनली इंटीग्रल वैल्यूज, फक्त पूर्णांक किंमतो, सच एज -1, 0, 1 एक्सेट्रा, देन इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल करके दिया है नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ हेड्स. चलो नंबर ऑफ बॉयज इन अ फैमिली विथ 3 चिल्ड्रन या 2 चिल्ड्रन, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन पॉइंट में नहीं होगा. समझते हो? तो उसको क्या कहेंगे हम? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. नंबर ऑफ हेड्स ये मैंने आपको बताया, इसकी वैल्यू 0, 1, 2 रहेगी, पॉइंट में नहीं आएगी. देन कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. इफ द रैंडम वेरिएबल टेक्स all the values within a certain interval, ચોક્કસ અંતરાલની વચ્ચે બધી કિંમતો ધારણ કરશે. 2 स्पेसिफिक वैल्यू के बीच वाली वैल्यू भी एज्यूम करेगा. जैसे 1 और 2, उसके बीच में 1.75 भी आ सकता है, 1.20 भी आ सकता है, 1.69 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. अंडरस्टैंड. Within a certain interval, then it is called continuous random variable. એને સતત યાદચ્છિક ચલ કહીશું. फॉर एग्जाम्पल हाइट, वेट, टाइम एक्सेट्रा. ओके, तो आपको क्या याद रखना है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में ओनली इंटीग्रल वैल्यूज, और सामने क्या याद रखना है? एनी वैल्यू, इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल. इंटीग्रल भी होगी या फ्रैक्शनल भी होगी. तो ऐसे रैंडम वेरिएबल को हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. अब आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको क्या दिया है? Probability distribution of a discrete random variable. Probability distribution of discrete random variable. રેન્ડમ વેરિયેબલ અડધા એવું કહેશે સર આખો ક્વેશ્ચન કહી દીધો પણ રેન્ડમ વેરિયેબલ એટલે શું એ જ ના ખબર પડી. એટલે ગુજરાતીમાં યાદચ્છિક ચલ કહેવાય. હા ને? ચાલો જુઓ. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. असतत चलનું, असतत यादચ્છિક ચલનું संभावना वितरण, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब उसके अंदर क्या है कि भाई फॉर एग्जांपल ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है आपको, कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x एंड P ऑफ x लिखेंगे हम. ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ हेड्स कितने दिखते हैं? 0, फिर नंबर ऑफ हेड्स 1 एंड नंबर ऑफ हेड्स 2. अब उसकी प्रोबेबिलिटी लिखना है, उसकी प्रोबेबिलिटी.
चलो 0 हेड आए, ऐसा एक ही ब्रैकेट था तो 1/4 लिखेंगे। 1 हेड आए उसे 2 ब्रैकेट थे जिसमें 1 हेड था तो 2/4 लिखेंगे। और 2 हेड्स आए, ऐसा एक ब्रैकेट है तो 1/4 लिखेंगे। तो ये जो हमने बनाया फॉर्मेट, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ, ये क्या था? वैल्यू थी। सेट ऑफ वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल विथ इट्स प्रोबेबिलिटी। सेट એટલે ગણ, શાનો ગણ બેટા? વેલ્યુ ઓફ રેન્ડમ વેરિયેબલ, વેલ્યુ ઓફ રેન્ડમ વેરિયેબલ दैट इज x इक्वल टू स्मॉल x, આ એની વેલ્યુઝ છે। तो वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल को किसके साथ लिखेंगे? उसकी प्रोबेबिलिटीज के साथ लिखेंगे। जैसे कि 0 है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, 1 है उसकी प्रोबेबिलिटी 2/4, 2 है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। तो रैंडम वेरिएबल को उसकी प्रोबेबिलिटीज के साथ लिखेंगे तो जो सेट बनेगा उस सेट को हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, संभावना वितरण कहेवाय। यादृच्छिक चल x અને એની સંભાવના, समझण पड़े छे? यादृच्छिक चल x मतलब वैल्यू ऑफ x विथ इट्स प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ में। वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल विथ इट्स प्रोबेबिलिटीज, तो ये जो फॉर्मेट बना उस फॉर्मेट को हम क्या कहेंगे? तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, संभावना वितरण के वास्ते। देखो अंदर क्वेश्चन नंबर 10 में, सपोज x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, देन द, अंडरलाइन करना, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज, बधी ज किंमतों, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल विथ देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज, रैंडम वेरिएबल की सभी वैल्यूज उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ दी हुई होगी, राइट, इज कॉल्ड, उसको कहेंगे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, संभावना वितरण इन्हें कहते हैं ऑफ x। For example, if we want the probability distribution of number of heads in tossing 2 coins, 2 कॉइन टॉस करने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमको फाइंड करना है। द रैंडम वेरिएबल x, x क्या लेंगे? सबसे पहले ये रहा रैंडम वेरिएबल x, क्या लेंगे? नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स, एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय x की वैल्यूज 0, 1, 2 पॉसिबल है और उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, 2/4 एंड 1/4 है। तो ये जो मैंने फॉर्मेट लिखा, आज एक कोष्टक लिखूं, इट इज नॉन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये टेबल को हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ गए? तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू x उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ दी होगी विथ देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज, देन इट इज नॉन एज, तब उसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टैंड? ठीक है। तो अभी के सेगमेंट के अंदर मैंने 2 क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 पढ़ा है, इतना लिख देना। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, लिखना है पैम्पलेट के अंदर से, ठीक है, बोर्ड पे से कुछ नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 लिख दो, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स भी कर देंगे। एमसीक्यू के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट लेक्चर बनेगा, देखते हैं फिर भी क्या होता है। ठीक है, पहले इतना लिख दो, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, फिर आगे पढ़ा रहा हूँ। Now question number 11, expectation of random variable, यादृच्छिक चलनो मध्यक। एक्सपेक्टेशन मतलब मीन, रैंडम वेरिएबल यादृच्छिक चलनो मध्यक। अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेशन हम कैसे फाइंड करते थे? तो आपने सम्स के अंदर देखा, फर्स्ट कॉलम आपको दी होगी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, सेकंड कॉलम होगा P ऑफ x, उसके बाद x इंटू P ऑफ x बनाएंगे और उसका समेशन नीचे करेंगे सिग्मा x इंटू P ऑफ x। तो ये जो सिग्मा x इंटू P ऑफ x मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू। फिर से बताऊं, कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x का कॉलम, उसके बाद P ऑफ x का कॉलम, उसके बाद आप बनाएंगे x इंटू P ऑफ x का कॉलम, नीचे समेशन, यहाँ 1 मिलता है, यहाँ समेशन मिलता है सिग्मा x इंटू P ऑफ x। तो फिर आप एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड वैल्यू EX क्या लिखते थे? तो EX आप लिखते थे सिग्मा x इंटू P ऑफ x।
खबर पड़े छे। तो ये एक्सपेक्टेशन है या एक्सपेक्टेड वैल्यू है या फिर मीन है। उसके अंदर क्या करना होता है आपको, x की वैल्यू जो है उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 दिया हुआ है, यहाँ पे 0.9 है, सॉरी 1 लिखते हैं, चलो यहाँ 1 है, यहाँ 0.9 है, तो आप 1 इंटू 0.9 करके 0.9 लिखेंगे। यहाँ 2 दिया है, यहाँ 0.1 दिया है, तो आप क्या करेंगे 2 इंटू 0.1 करके यहाँ लिखेंगे 0.2। अब मुझे यहाँ समेशन मिलेगा 1.1। तो ये जो समेशन मिला ना, इसको क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन, मीन, राइट। तो समेशन એટલે સરવાળો, समेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x का समेशन એટલે સરવાળો, समेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल with its product એટલે ગુણાકાર with respective probabilities is called expectation। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू x, उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उसका ये मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका क्या करेंगे हम, समेशन। तो जो वैल्यू मिलेगी उसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं। देखो, द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड एज द समेशन ऑफ, किसका समेशन करना है, देखो समेशन ऑफ द प्रोडक्ट मतलब गुणाकार, राइट। Summation of the product of each outcomes या each possible value of x with its respective probability। x की सभी possible value को उसकी probability के साथ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका समेशन करना है, समझे। सिग्मा मतलब समेशन, कोनो सरवाड़ो। तो x इंटू पी ऑफ एक्स मतलब प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, तो x यानी रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। वैल्यू ऑफ x को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसका समेशन करेंगे, तो जो वैल्यू मिलेगी उसको हम एक्सपेक्टेशन कहेंगे विथ इट्स रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। इट इज डिनोटेड बाय ex, उसको ex लिखना है, एंड गिवन बाय, उसका फॉर्मूला दिया है ex इक्वल टू, ब्रैकेट कर देना सिर्फ सिग्मा, फिर इन ब्रैकेट x इंटू पी ऑफ एक्स, ब्रैकेट ओवर, तो ब्रैकेट नहीं दिए, ब्रैकेट कर देना, समझ गए। चलो फिर आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जग्या पूरवानी है। फर्स्ट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन, चलो प्रोबेबिलिटी किससे बड़ी नहीं होगी, तो एक से વધારે नहीं हो, एक થી વધારે नहीं હોય। આપણે જોઈ લો फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज फ्रॉम 0 to 1, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी, मतलब 1 से ज्यादा नहीं होगी। तो यहाँ आंसर लिखेंगे हम 1, फर्स्ट 1 लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय ब्लैंक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी कहाँ मिला था हमको, एडिशन रूल के अंदर, एडिशन रूल में, અને मल्टीप्लिकेशन में शू मळेलू, मल्टीप्लिकेशन रूल, उसके अंदर क्या फाइंड करते थे हम, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते थे। तो यहाँ कौन सा लो रहा, ए यूनियन बी दिया हुआ है, मतलब एडिशन रूल। तो क्वेश्चन क्या है, देखो, पी ऑफ ए यूनियन बी कैन बी एक्सप्रेस बाय ब्लैंक बाय द ब्लैंक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ब्लैंक के अंदर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, एडिशन रूल, एडिशन लो, सरवाड़ानो नियम। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। अच्छा, ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या था, पी ऑफ ए पी ऑफ बी पी ऑफ सी, उसमें से दो का इंटरसेक्शन माइनस करना है, कल भी हमने देखा था, और 3 वाला इंटरसेक्शन ऐड करना है।
लेकिन यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दी हुई है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी तो सभी इंटरसेक्शन का वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब P ऑफ A यूनियन B यूनियन C क्या मिलेगा, तो P ऑफ A यूनियन B यूनियन C आपको मिलेगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C। पीछे के इंटरसेक्शन नहीं लिखना है, समझ गए। 4th नंबर, इफ द इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन देखी थी मैंने आपको बताया था B स्लेश A होगा तो स्लेश के बाद जो कंडीशन रहती है वो निकल जाएगी, मतलब P ऑफ B स्लेश A इज इक्वल टू P ऑफ B एंड P ऑफ A स्लेश B इज इक्वल टू P ऑफ A। अब यहाँ पे क्या दिया है देखो आपको, इफ टू इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट देन P ऑफ B स्लेश A इक्वल टू, तो P ऑफ B स्लेश A इक्वल टू कौन से इवेंट्स दिए हुए हैं, अंडरलाइन करना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर पीछे का स्लेश निकल जाएगा, इसका मतलब P ऑफ B आंसर रहेगा। यह आंसर था P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C। 5th नंबर, फॉर एनी टू इवेंट्स A एंड B, किसी दो इवेंट्स A एंड B के लिए A डैश यूनियन B डैश, मैंने बताया था इस साइड पे यूनियन है तो सामने की साइड पे इंटरसेक्शन करना है, इस साइड यूनियन है तो सामने की साइड पे इंटरसेक्शन करना है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश यूनियन B डैश, तो यहाँ आपको यूनियन दिख रहा है तो सामने इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डैश, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये दोनों लिखना आंसर में। 6th, सर ये कैसा है, यूनियन है तो सामने इंटरसेक्शन, यूनियन है तो सामने इंटरसेक्शन आवे, डिमॉर्गन કહેવાય, डिमॉर्गन નો નિયમ, A इंटरसेक्शन B द होल डैश। अब होल डैश लिखा मतलब 1 माइनस A इंटरसेक्शन B किया। 6th क्वेश्चन, एन इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन पॉइंट, मतलब एक ही आउटकम है, तो जो इवेंट के अंदर सिर्फ एक ही आउटकम रहता है ऐसे इवेंट को हम कहते हैं सिंपल इवेंट, या दूसरा नाम भी मैंने उसका बताया था, सिंपल इवेंट और एलिमेंटरी इवेंट, सिंपल इवेंट और एलिमेंटरी इवेंट। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर लिखेंगे सिंपल इवेंट और एलिमेंटरी, सिंपल इवेंट और एलिमेंटरी इवेंट। क्वेश्चन नंबर 7, एन इवेंट विच कैन नॉट अकर, ऐसा इवेंट जो होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि अ डाइस थ्रोन, एक डाइस को थ्रो कर रहे, देन 7 अकर, 7 आवश्य। अब डाइस थ्रो किया तो 1 to 6 में से कोई एक आएगा ना, 7 कहां से आएगा। तो जो इवेंट होने वाला ही नहीं है, जे घटना बनवानी ज नथी एवी घटनाने આપણે અશક્ય घटना कहिए छे, राइट, अशक्य घटना। तो इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। जो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। एन इवेंट विच कैन नॉट अकर इज नॉन एज ब्लैंक इवेंट, तो आंसर में हम लिखेंगे इम्पॉसिबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैंक नंबर 8, 8वीं खाली जगह, देखो अंदर, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी लेस देन। चलो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू किससे कम नहीं होगा, तो मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन के अंदर ही था, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से कम नहीं होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। तो किससे कम नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा। देखो लेस देन पूछा है तो लेस देन में क्या लिखेंगे हम, 0, 0 से कम नहीं होता है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 9, इफ P of A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P of A इंटू P of B, तो P of A इंटरसेक्शन B का वैल्यू P of A इंटू P of B ऐसा मिलता है। ऐसा फॉर्मूला किस में था, तो दो पार्ट बनाए थे, एक साइड पे लिखा था डिपेंडेंट, एक साइड पे लिखा था इंडिपेंडेंट। इधर स्लेश वाले फॉर्मूले थे डिपेंडेंट में, और उधर इंडिपेंडेंट के अंदर स्लेश के बगैर वाले फॉर्मूले थे। तो वहां P of A इंटरसेक्शन B इंडिपेंडेंट के अंदर हमने लिखा था P of A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P of A इंटू P of B। तो यहाँ पे आपको यही फॉर्मूला दिया हुआ है कि P of A यूनियन B इक्वल टू P of A इंटू P of B है, देन इवेंट्स A एंड B आर, तो इवेंट्स A और B को हम क्या कहेंगे,
इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये आंसर में लिखना है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स में 10वां, सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग, देखो यहां तक वर्ड अंडरलाइन करना, सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। तो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट लिखेंगे तो उसको इंडिपेंडेंट कहेंगे, और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट मैंने अभी बताया डिपेंडेंट एक साइड पे इंडिपेंडेंट था, राइट। तो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट है, वहां लिखना है आपको, मतलब पहली ब्लैंक के अंदर आप क्या लिखेंगे, इंडिपेंडेंट, और दूसरी ब्लैंक के अंदर डिपेंडेंट लिखेंगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10, सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट लीड्स टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये पहले वाले में लिखना है, whereas sampling without replacement leads to blank event, तो दूसरे वाले में लिखना है डिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट्स ब्रैकेट में लिख देना है कंडीशनल इवेंट्स। डिपेंडेंट का दूसरा नाम कंडीशनल भी है। आप पहली खाली जगह माउस से, अब इजी माउस से। चलो 11 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स में 11 नंबर, इफ ए बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन तो पहली ब्लैंक के अंदर क्या लिखेंगे हम, पहली खाली जगह से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, तो वहां लिखना पड़ेगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी, ये पहली। और दूसरे के अंदर क्या दिया है देखो, इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कौन से इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 0 लिखेंगे। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5 मिलता है, तो 5 का प्रोबेबिलिटी कितना हुआ, 0। अंडरस्टैंड। बायस थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज, बायस थ्योरम को क्या कहते हैं हम, तो बायस थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज। बायस थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज। क्यों ऐसा सर, देखो बायस थ्योरम के अंदर क्या फाइंड करते हैं हम, पी ऑफ A1 स्लेश बी या A2 स्लेश बी या A3 स्लेश बी। बायस थ्योरम जब लिखा है, जब लास्ट लाइन देखना बुक के अंदर मैंने लिखा है A1 स्लेश बी A2 स्लेश बी A3 स्लेश बी आर कोल्ड, क्या लिखा था, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज। इसलिए यहाँ लिखा मैंने बायस थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज, बायस थ्योरम को क्या कहते हैं, तो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज कहते हैं। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे इस चैप्टर की टोटली थियरी ख़त्म की, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर MCQ देख लेंगे, ठीक है। बाय एवरीवन, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेकिन सब कुछ लिख देना, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है, क्वेश्चन 11 लिखना है, जो कुछ बाकी है सब कुछ कर देना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय एवरीवन।